हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देसराज सर। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर क्राफ्ट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड क्रॉप रोटेशन। आज हम पढ़ाएंगे आपको जो हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा कल्टीवेशन से या खेती से, जिसमें से हमको पहले सीरियल क्रॉप्स, फिर लेग्यूम क्रॉप्स, फिर आयल क्रॉप्स, कई सारी क्रॉप्स पढ़नी है। तो हम आज आपको पढ़ाएंगे सीरियल क्रॉप्स या अनाज वाली फसलें। और सीरियल क्रॉप्स में फर्स्ट ईयर सिलेबस में कई सारी है, जैसे गेहूं की खेती है, धान की खेती है, मक्का की, ज्वार, बाजरा आदि कई सारी कल्टीवेशन की कई सारी फसलें की कई सारी खेती हैं। तो हम आपको पढ़ाएंगे पहले आज कल्टीवेशन ऑफ व्हीट या गेहूं की खेती, जो कि फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, आइए बात करते हैं हम कल्टीवेशन ऑफ व्हीट या गेहूं की खेती के बारे में। सबसे पहले सीरियल क्लास में फर्स्ट कौन सी है? कल्टीवेशन ऑफ व्हीट या गेहूं की खेती। ठीक, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट या गेहूं की खेती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। गेहूं की क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन, ठीक, क्लासिफिकेशन क्या है व्हीट का या गेहूं का? तो फर्स्ट है बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम क्या है गेहूं का? तो बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है या वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। फैमिली क्या है व्हीट की? तो फैमिलीज की है ग्रेमिनी। क्या है? ग्रेमिनी या इसको न्यू नेम इसका जो है वो नया नाम क्या है? पोएसी। मैंने पहले भी बताया था कि जो सीरियल क्रॉप्स या अनाज फसलें हैं वो किस फैमिली में आती हैं? वो ग्रेमिनिकुलिया पोएसी फैमिली में आती है। ठीक, क्रोमोसोम नंबर अगला गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर क्रोमोसोम पाया जाता है वो 42, क्रोमोसोम नंबर 42। एंड ओरिजिन क्या है इसका? तो व्हीट का ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान क्या है? ओरिजिन प्लेस क्या है? साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया या पर्टिकुलर जिसको हम इसमें से तुर्की को प्रमुख मानते हैं। साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया, जिसमें हम तुर्की को प्रमुख रूप से गेहूं का उत्पत्ति स्थान मानते हैं। ठीक, तो सीरियल क्लास में गेहूं का क्लासिफिकेशन क्या होगा? क्लासिफिकेशन में पहला वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम। गेहूं का क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। फैमिली ग्रेमिनी या पोएसी। क्रोमोसोम नंबर 42 और उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस साउथ वेस्ट एशिया या तुर्की। प्रमुख देश या प्रमुख राज्य तुर्की को हम प्रमुख उत्पत्ति स्थान गेहूं का मानते हैं। ठीक, तो अब हम क्लासिफिकेशन के बाद अगला बात करते हैं क्लाइमेट या जलवायु। ठीक, गेहूं के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए? अगला है क्लाइमेट या हिंदी में जलवायु। ठीक, क्लाइमेट या जलवायु। तो क्लाइमेट या जलवायु के बारे में बात करने से पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है व्हीट से संबंधित वो बता रहे हैं, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे हम बात करें अगर गेहूं के एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की या क्षेत्रफल एवं उसके वितरण की, तो देखा जाए तो विश्व में या इन वर्ल्ड गेहूं जो है सेकेंड ऐसी क्रॉप्स है या ऐसी भारत में दूसरी ऐसी फसल है जिसका कि धान के बाद दूसरी ऐसी क्रॉप्स है जिसकी खेती सर्वाधिक भारत में की जाती है। इसीलिए गेहूं को हम किंग ऑफ सीरियल या अनाजों का राजा भी कहते हैं। ठीक, तो इन इंडिया व्हीट इज सेकेंड मोस्ट आफ्टर राइस, सो व्हीट इज कॉल्ड किंग ऑफ सीरियल। या आप कह सकते हैं कि भारत में धान के बाद देखा जाए तो गेहूं दूसरी ऐसी क्रॉप्स या ऐसी फसल है जिसकी सर्वाधिक खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल में भारत में की जाती है। इसीलिए इसको हम किंग ऑफ सीरियल या अनाजों का राजा भी कहते हैं। ठीक, तो अनाजों का राजा किसे कहते हैं? किंग ऑफ सीरियल किसे कहा जाता है? तो किंग
ऑफ सीरियल्स या अनाजों का राजा किसको कहते हैं? व्हीट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का अक्सर पूछा जाता है, आप लोग लिख लीजिए। किंग ऑफ सीरियल किसे कहते हैं? व्हीट को कहते हैं। एरिया के बारे में हम बात करें तो गेहूं का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पूरे विश्व में या इन वर्ल्ड जो पाया जाता है वो सर्वाधिक चाइना में है, और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है? चीन में होता है। चीन के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, सेकंड नंबर पे अगर बात करें क्षेत्रफल के मामले में भी, एरिया में भी, और प्रोडक्शन में सर्वाधिक क्या है? चीन है, और सेकंड कौन सा है? इंडिया है। ठीक, तो गेहूं का विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल चाइना में पाया जाता है, और सबसे अधिक उत्पादन भी गेहूं का चीन में होता है। उसके बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां पर गेहूं का उत्पादन और उसका क्षेत्रफल पाया जाता है। ठीक, इंडिया बात करें या भारत में बात करें तो गेहूं का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, और प्रोडक्शन भी गेहूं का सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक, भारत में गेहूं का क्षेत्रफल सर्वाधिक यूपी में है। अगर देखा जाए तो इन वर्ल्ड बात करें एरिया की, एरिया इन वर्ल्ड, तो इन वर्ल्ड एरिया सबसे अधिक कहाँ है? फर्स्ट पे है चाइना। ठीक, उसके बाद कौन सा आता है? चाइना के बाद है इंडिया। ठीक, एरिया सबसे अधिक चाइना की है, फिर इंडिया की है, और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा कहाँ का है? तो प्रोडक्शन में पहला चीन है या चाइना है, उसके बाद इंडिया है। ठीक, तो क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है किसके? गेहूं के, और भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा अगर हम भारत में बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में किसका है? यूपी का। गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल यूपी में, यानी यूपी में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है, और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूपी में होता है। प्रोडक्टिविटी जो होती है वो पंजाब की अधिक है, मीन्स प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन क्षमता होती है वो पंजाब की अधिक है, बट जो प्रोडक्शन अगर देखा जाए ऑल ओवर वो यूपी की अधिक है। ठीक, तो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात होने के बाद अब हम बात करेंगे तो गेहूं को क्या कहते हैं? किंग ऑफ सीरियल कहते हैं, या अनाजों का राजा भी कहते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि विश्व में गेहूं का उत्पादन या गेहूं का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ है? तो चीन में है, उत्पादन भी सबसे ज्यादा चीन में होता है, और क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा चीन में है। भारत में गेहूं का सबसे अधिक क्षेत्रफल यूपी में पाया जाता है, या क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद प्रोडक्शन या उत्पादन भी सबसे ज्यादा गेहूं का उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे हम ग्लूटिन कहते हैं। ठीक, गेहूं में प्रोटीन जो पाई जाती है, या गेहूं के दाने में जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लूटिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गेहूं की प्रोटीन को या व्हीट प्रोटीन इज नोन एज, तो हम व्हीट प्रोटीन को क्या कहते हैं? ग्लूटिन कहते हैं। ठीक, व्हीट प्रोटीन, या अगर आप चाहें तो व्हीट प्रोटीन को क्या कहते हैं? ग्लूटिन। ठीक, गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या है? ग्लूटिन है। इसके अलावा गेहूं का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है या पुष्पक्रम होता है, तो व्हीट के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं? ईयर कहते हैं। ठीक, व्हीट इन्फ्लोरेसेंस is known as गेहूं के पुष्पक्रम या व्हीट इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? ईयर इसको स्पाइक भी कहा जाता है, जिसको सूखी हिंदी में कहते हैं। तो गेहूं का जो पुष्पक्रम होता है, या जिसकी जो गेहूं के दाने होते हैं जिस बाली में लगे होते हैं, उस पूरी बाली को या उसके पूरे पुष्पक्रम को हम क्या कहते हैं? ईयर या स्पाइक कहते हैं, जिसको सूखी हिंदी में कहा जाता है। ठीक, तो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज नोन एज ईयर ऑफ स्पाइक। तथा इसके सीड को क्या कहते हैं? गेहूं के सीड को क्या कहा जाता है? सीड इज नोन एज कैरियोप्सिस। ठीक, तथा गेहूं के दाने को हम क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। ठीक, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेहूं से संबंधित या व्हीट से संबंधित। जैसे जैसे हमको क्वेश्चन मिलते जाते हैं हम आपको बताते जाते हैं। ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में या कंपटीशन में बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे, अक्सर इसमें से पूछे ही जाते हैं। जैसे पहला है किंग ऑफ सीरियल, गेहूं को या व्हीट को कहा जाता है। प्रोडक्शन क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन प्रथम स्थान पर है, उत्पादन की दृष्टि से भी विश्व में चाइना प्रथम स्थान पर है। विश्व में के ये है, विश्व में अगर हम यूपी में बात करें तो
यूपी में सबसे ज़्यादा, सॉरी अगर हम इंडिया में बात करें या भारत में बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर है और उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। इसके बाद अगर हम देखे जाए प्रोडक्शन भी यहाँ यूपी में ही होता है। फिर व्हीट में पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है उसको हम ग्लूटिन कहते हैं, गेहूं की प्रोटीन को हम ग्लूटिन कहते हैं। गेहूं के पुष्पक्रम को हम क्या कहते हैं, ईयर और स्पाइक। गेहूं का जो पुष्पक्रम होता है उसे हम ईयर या स्पाइक कहते हैं। तथा गेहूं के दाने को भी हम क्या कहते हैं, या सीड जो होता है व्हीट का उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस। ठीक, अब हम बात करते हैं क्लाइमेट या जलवायु। अब क्या है क्लाइमेट, हम बताएंगे गेहूं की क्लाइमेट या जलवायु गेहूं के लिए कैसी होनी चाहिए। तो व्हीट के लिए या गेहूं के लिए आप जानते हैं कि रबी की फसल है और गेहूं के लिए शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु आवश्यक होती है। यानी व्हीट की खेती या गेहूं खेती किस जलवायु में की जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण जलवायु। ठीक, गेहूं के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, शीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए। इसके साथ साथ 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापक्रम इसके लिए उपयुक्त होता है। ठीक, फर्स्ट क्या है, सबसे पहले तो गेहूं के लिए शीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए। 20 to 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर व्हीट, या गेहूं के लिए जो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है वो सर्वाधिक अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। इसके लिए गेहूं के कल्टीवेशन के लिए या गेहूं की खेती के लिए। अगर बात करें लगभग 12 डिग्री से कम, 12 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम होने पर गेहूं की बुआई नहीं की जा सकती, गेहूं की बुआई नहीं की जा सकती। ठीक, क्लाइमेट में गेहूं के लिए शीतोष्ण जलवायु आवश्यक होती है। 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापक्रम इसके लिए सर्वाधिक होता है, सॉरी इसके लिए सबसे अच्छा होता है। अगर हम बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान जो होता है वो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इस टेम्परेचर में हम गेहूं की बुआई नहीं करते हैं। दाना बनते समय या दाना पकते समय अधिक तापमान जो होता है वो इसके लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक, तो ये हो गया गेहूं के लिए क्लाइमेट या जलवायु। ठीक, क्लाइमेट या जलवायु के बाद हम बात करेंगे सॉइल की। इसके सॉइल या भूमि, गेहूं के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए या किस प्रकार की मिट्टी में हम गेहूं की खेती करते हैं। तो सॉइल में हम बात करें तो गेहूं की खेती प्रायः लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन उचित जल निकास वाली दोमट मृदा इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। किसके लिए, व्हीट के लिए गेहूं की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन उचित जल निकास वाली दोमट मृदा इसके लिए सर्वाधिक या सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा बलुई दोमट तथा मटियार दोमट या मृतिका दोमट में भी हम गेहूं की अच्छी उपज ले सकते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें सॉइल की, आप लिखना चाहें सॉइल में तो क्या लिखेंगे कि गेहूं की खेती प्रायः सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, परंतु उचित जल निकास वाली दोमट मृदा जिसमें जीवांश पदार्थ की अधिकता हो इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके अलावा मटियार दोमट तथा बलुई दोमट मृदा में भी गेहूं की अच्छी उपज दी जा सकती है। ठीक, अब हम बात करेंगे सॉइल के बाद सॉइल प्रिपरेशन की। सॉइल प्रिपरेशन की, भूमि की तैयारी। तो सॉइल प्रिपरेशन में अगर हम बात करें कि गेहूं के लिए भूमि की हम तैयारी कैसे करेंगे, तो भूमि की तैयारी के लिए सबसे पहले 1 या 2 जुताई मिट्टी पर हल से कर देंगे। जो भी मिट्टी पर हल होंगे हमारे पास उन हल से सबसे पहले हम 2 जुताई कर देंगे मिट्टी पर हल से। उसके बाद 3 से 4 जुताई देसी हल अथवा कल्टीवेटर से कर देंगे तथा प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर देंगे, जिससे खेत हमारा ढेले रहित एवं समतल हो जाएगा। इस प्रकार तैयार किए गए खेत में हम गेहूं की बुआई कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया सॉइल एंड सॉइल प्रिपरेशन। ठीक, अब हम बात करेंगे सॉइल एंड सॉइल प्रिपरेशन के बाद इम्प्रूव्ड वैरायटीज या उन्नतशील प्रजातियों की। गेहूं की खेती के लिए कौन सी प्रजातियां अच्छी मानी जाती हैं जिनकी खेती हम कर सकते हैं। ठीक, तो अगला इम्प्रूव्ड वैरायटीज, अगला है हमारा, अगला क्या है, इम्प्रूव्ड वैरायटीज। इम्प्रूव्ड
वैरायटीज या उन्नतशील प्रजातियां, हिंदी में कहें तो उन्नतशील प्रजातियां या इम्प्रूव्ड वैरायटीज। बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनकी खेती हम करते हैं। कुछ प्रमुख प्रजातियां जो अक्सर आपसे पूछी भी जाती हैं उनको हम बता रहे हैं। जैसे इम्प्रूव्ड वैरायटी और उन्नतशील प्रजातियों में बहुत सारी कौन कौन सी मिल रहे हैं? K68, कौन सी? K68, K72, K68, K72, K78, K88, ये इसकी प्रमुख उन्नतशील प्रजातियां हैं जो कि अक्सर पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? K68, 72, 78, 88। इसके अलावा PBW 309, PBW 309, PBW 307, 313, PBW 307, 313, 333, PBW 345। ठीक, ये प्रमुख प्रजातियां हैं, आप लोग लिखते भी जाएंगे साथ साथ। इसके अलावा लर्मा रोजो, सोनोरा 63, सोनोरा 63, सोनोरा 64, सोनोरा 63, सोनोरा 64, सोनालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है, अक्सर पूछी जाती है सोनालिका। इसके अलावा अर्जुन, मगहर, सोनालिका, अर्जुन, मगहर, लाल बादशाह, मोती, मेघदूत, गिरिजा आदि। ठीक, ये कुछ प्रमुख प्रजातियां या मुख्य उन्नतशील प्रजातियां। इसके अलावा भी साइलजा, पूसा गोल्ड, बहुत सारी और प्रजातियां हैं, लेकिन कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं जो हमने आपके सामने लिखी हुई हैं जो अक्सर पूछी जाती है, जिसमें से सोनालिका, अर्जुन और लर्मा रोजो, ये इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं जिनकी उपज भी अधिक होती है और अक्सर पूछी भी जाती है आपके एग्जाम में। इसके अलावा गेहूं की जो हम बात करें तो फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी, फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। गेहूं की पहली बौनी प्रजाति कौन सी है? तो गेहूं की फर्स्ट हाई यील्डिंग जो सबसे अधिक उपज देती थी, पहली बौनी प्रजाति और बहुत अधिक उपज देने वाली प्रजाति कौन सी है? नॉरिन 10। गेहूं की फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी नॉरिन 10 है और जिसको डेवलप किया था, इसको किसने रिसर्च किया था? डेवलप्ड बाय इसके द्वारा डेवलप की गई, रिसर्च की गई। तो डेवलप्ड बाय N.E. बोरलॉग, डॉक्टर N.E. बोरलॉग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे पूछा था कंपटीशन एग्जाम में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे टेटेड या BHU का या ICAR का एग्जाम देते हैं, BSc MSc एग्रोनॉमी के लिए, तो उसमें ये अक्सर पूछा जाता है कि फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट, जो गेहूं की पहली जो ड्वार्फ वैरायटी है और अधिक उपज देने वाली वो कौन सी है? नॉरिन 10। ठीक, फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट कौन सी है? नॉरिन 10। और इसको डेवलप किया या इसको किसने रिसर्च किया? वो है डॉक्टर N.E. बोरलॉग या डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक, तो ये हो गई गेहूं की मुख्य उन्नतशील प्रजातियां जो आप चाहें देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PBW 347 वगैरह जैसी प्रजातियां लगभग जो आती हैं वो सब गेहूं की ही आती हैं। ठीक, अब प्रजातियों के बाद या इम्प्रूव्ड वैरायटी के बाद हम बात करेंगे सीड रेट या बीज दर। अगला क्या आएगा? इम्प्रूव्ड वैरायटीज का अगला है सीड रेट या बीज दर। गेहूं का कितना सीड आवश्यक होता है 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए, कितना बीज लगता है 1 हेक्टेयर में? तो सीड रेट में कई तरह से हम गेहूं बुआई करते हैं, जिससे हर के पीछे कोनों में बोना, डिबलर बीज से बोना या
सीड ड्रिल मशीन से गेहूं बोना या ब्रॉडकास्टिंग मेथड से बोना, तो अलग अलग सीड अलग अलग लगता है। जिस भी मेथड से हम गेहूं बुआई करते हैं उस मेथड में सीड अलग अलग होता है। तो हम देखें सीड रेट में, तो अगर हम हल के पीछे बुआई कर रहे हैं तो कूनों में अगर बो रहे हैं तो कूनों में बुआई करने पर, कूनों में बुआई करने पर अगर हम गेहूं बुआई कूनों में कर रहे हैं तो कितना सीड लगेगा, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की। कूनों में जब हम बुआई करेंगे तो गेहूं का सीड लगेगा 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कॉमा दूसरा क्या होगा, जब हम सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो सीड ड्रिल से बुआई करने पर, सीड ड्रिल से बुआई करने पर, सीड ड्रिल आप लोग जानते होंगे बीज बोने की मशीन होती है जिसके द्वारा हम लगभग बीजों की बुआई करते हैं जिससे कि बीज समान दूरी पर उचित गहराई पर गिरता है। तो सीड ड्रिल से अगर हम बुआई कर रहे हैं तभी हमारा सीड लगेगा लगभग 90 to 100 kg प्रति हेक्टेयर। ओके, अगर हम सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं तभी सीड जो लगेगा वो 90 to 100 kg प्रति हेक्टेयर। अगला ड्यूलिंग मेथड या डिबलर से बुआई करना है तो डिबलर मेथड या डिबलर से बुआई कर रहे हैं तो सीड लगता है बहुत ही कम सीड लगेगा, तब तो 25 to 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जब हम डिबलर से बुआई करते हैं तो सीड हमारा लगता है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। डिबलर आप लोग जानते होंगे, इसका प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता। जब हम बीज की बुआई नर्सरी वगैरह में करते हैं तब डिबलर का प्रयोग करते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो जब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा उसमें पढ़ाया जाएगा। तो डिबलर मेथड से जब हम बुआई करते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड लगता है। अगर पछेती बुआई करते हैं तो पछेती बुआई करने पर लेट हो जाता है। अगर बुआई करने पर तो पछेती बुआई करने पर सीड हमारा लगता है 125 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, ये हो गया गेहूं का सीड रेट या बीज दर। अलग अलग मेथड से अलग अलग सीड रेट लगता है। ठीक, तो ये आपसे अक्सर पूछा था, सीड रेट इसका इंपॉर्टेंट भी होता है, आप लोग लिख लेंगे। सीड रेट या बीज दर में अगर हम हल के पीछे कूनों में बुआई करें तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सीड ड्रिल से बुआई करना है तो लगभग 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और डिबलर मेथड से करना है तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बाय द वे हम गेहूं की अगेती किस्मों की प्रजातियों की बुआई नहीं कर पाए हैं और लेट सोइंग कर रहे हैं तो सीड हमारा लगता है 125 to 130 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक, ये हमारा सीड रेट लगता है किसके लिए, वीट के लिए। सीड रेट के बाद अगला आएगा सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार। सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार कैसे करते हैं, तो किसी भी सीड को या सीरियल क्रॉप्स जैसे हैं उनकी हम बुआई से पहले उनको हम उपचारित कर लेते हैं जिससे कि फसल में रोग कीट लगने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए बीटावैक्स, कार्बेंडाजिम, डायथेन M45 या जीनेम आदि कई सारी दवाएं हैं जिनके हम प्रयोग से बीज को उपचारित कर लेते हैं। तो बीज उपचार के लिए क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट की दवाओं के नाम देंगे हम। बहुत सारी दवाएं हैं, कुछ प्रमुख दवाएं हम आपको लिख दे रहे हैं। थायराम, कैप्टान, बच्चे लिख भी लेंगे, जो नहीं समझ पा रहे हैं और चाहे साथ साथ तो आप लिख भी सकते हैं। तो थायराम है, कैप्टान है, कार्बेंडाजिम, थायराम, कैप्टान, कार्बेंडाजिम कोई भी दवा हो लगभग 2.5 ग्राम दवा की मात्रा कितनी होगी, थायराम, कैप्टान, कार्बेंडाजिम, इनमें से किसी भी एक दवा की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम सीड, प्रति किलोग्राम सीड। ठीक, दवा से हम उपचारित कर सकते हैं। ठीक, गेहूं के बीज को उपचारित करने के लिए क्या करेंगे, थायराम, कैप्टान, कार्बेंडाजिम, प्लांट वैक्स, बीटावैक्स किसी भी एक दवा से 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम बीज को उपचारित कर लेंगे। फिर उपचारित किए गए बीज की बुआई हम खेत में कर सकते हैं जिससे कि रोग एवं कीट लगने के चांसेस हमारे खेत में काफी हद तक कम हो जाते हैं। ठीक, तो सीड रेट, उसके बाद सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट के बाद अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ सोइंग या बुआई का समय। ठीक, गेहूं की बुआई कब की जाती है। अगला हमारा आएगा सोइंग टाइम। सोइंग टाइम या बुआई का समय। गेहूं की खेती के लिए बुआई उसकी कब की जाती है, किस महीने में हम गेहूं की बुआई करते हैं। तो गेहूं की बुआई का समय क्या होता है, गेहूं की बुआई के समय के लिए अगर आप बात करें तो अगर हम अर्ली सोइंग कर रहे हैं, अगेती बुआई कर रहे हैं गेहूं की, तो
अर्ली सोविंग अगर हम जब कर रहे हैं इसकी सीड गेहूं की या व्हीट की, तो अर्ली सोविंग हम कब करते हैं? फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। ठीक, अर्ली की स्पेसीज जो होती है अगेती बुआई हम लोग करते हैं फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर या नवंबर का प्रथम पखवाड़ा हिंदी में कहते हैं, नवंबर का प्रथम पखवाड़ा। ठीक, नवंबर महीने का जो पहले का 15 दिन का समय होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। उसी महीने में या नवंबर के प्रथम 15 दिन में हम गेहूं की बुआई या गेहूं की सोविंग करते हैं, क्योंकि उस समय टेम्परेचर लगभग कम होता है, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के लगभग बराबर होता है, और उस टेम्परेचर में गेहूं जो होता है बहुत अच्छा सोविंग करता है, बहुत अच्छे से सोविंग भी करता है, उसकी उपज भी अच्छी होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गेहूं की बुआई कर देंगे फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। ये अर्ली स्पेसीज है या अगेती बुआई अगर हम कर रहे हैं, अर्ली सोविंग कर रहे हैं तो बुआई कर करते हैं फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। अगर बाई चांस हम गेहूं की बुआई करने में देर कर दे रहे हैं या हमने अर्ली स्पेसीज या अर्ली सोविंग नहीं की है, तो अगर लेट सोविंग कर रहे हैं तो लेट सोविंग कब तक कर सकते हैं? तो लेट के लिए लास्ट दिसंबर या लगभग 30 दिसंबर तक हम गेहूं की सोविंग कर सकते हैं। ठीक, तो गेहूं की सोविंग या बुआई के समय में अगेती किस्मों की बुआई हम कब करेंगे? नवंबर के प्रथम पखवाड़े तक या नवंबर के प्रथम 15 दिन में, 1 नवंबर से 15 नवंबर के मध्य में हम गेहूं की अगेती किस्मों की बुआई कर देते हैं। और बाई द वे हमने अगेती किस्मों की सोविंग नहीं कर पाए हैं हम या नहीं कर पाए किसी कारणों से, तो पछेती किस्मों को हम दिसंबर के लास्ट तक हम पछेती किस्मों की बुआई कर सकते हैं। ठीक, यह हो गया गेहूं के टाइम ऑफ सोविंग या बुआई का समय। तो टाइम ऑफ सोविंग या बुआई के समय के बाद हम बात करेंगे सोविंग मेथड या बुआई की विधियां। अब अगला है सोविंग मेथड। सोविंग मेथड या बुआई की विधियां। तो गेहूं की बुआई किन किन विधियों से हम करते हैं? तो गेहूं की बुआई बहुत सारी विधियां हैं। गेहूं की बुआई की कुछ प्रमुख विधियां निम्न हैं जो हम आपको बता रहे हैं। लगभग फर्स्ट क्या है, गेहूं की बुआई की फर्स्ट विधि कौन सी है? बिहाइंड द प्लो। पहली कौन सी है? बिहाइंड द प्लो। ठीक, गेहूं की बुआई की पहली विधि कौन सी है? बिहाइंड द प्लो, या हिंदी में इसको कहते हैं हल के पीछे, कुओं में बोना। ठीक, सोविंग मेथड में फर्स्ट विधि जो है वो कौन सी है? बिहाइंड द प्लो या हल के पीछे कुओं में बोना। दूसरा बाय सीड ड्रिल, यानी जो सीड ड्रिल मशीन होती है, सीड ड्रिल मशीन के द्वारा भी हम गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो सेकंड हमारी मेथड या सेकंड मेथड क्या है? बाय सीड ड्रिल। थर्ड क्या है? थर्ड डिबलिंग मेथड। या डिबलर के द्वारा बुआई करना। और फोर्थ हमारा क्या है? ब्रॉडकास्टिंग मेथड। या इसको हिंदी में कहते हैं छिटकाव विधि। ठीक, ब्रॉडकास्टिंग मेथड या छिटकाव विधि। वैसे गेहूं की जो सबसे अधिक प्रचलित विधि है वो कौन सी है? ब्रॉडकास्टिंग मेथड या छिटकाव विधि है, क्योंकि छिटकाव विधि से ही हम अक्सर गेहूं की बुआई करते हैं। इसके अलावा सीड से भी हम गेहूं की बुआई करते हैं, हल के पीछे कुओं में भी हम गेहूं की बुआई करते हैं, और डिबलर विधि से भी हम गेहूं की बुआई कर सकते हैं। हल के पीछे कुओं में बुआई करने की भी दो विधियां हैं, जिसमें से एक है केरा मेथड और सेकंड है दूसरी कोरा मेथड। ठीक, हल के पीछे जब हम कुओं में बुआई करते हैं, क्या करते हैं कि जब गेहूं की खेत की तैयारी कर लेते हैं, खेत की तैयारी करने के बाद एक व्यक्ति क्या करता है कि बैलों के द्वारा हल को चलाता रहता है, और एक व्यक्ति पीछे से उन्हीं हल के द्वारा बनाए गए कुओं में गेहूं की बुआई करता है। तो हल के द्वारा बनाए गए कुओं में जो पीछे गेहूं की बुआई करता है उसमें भी दो मेथड है, एक तो केरा मेथड और दूसरा कोरा मेथड। केरा मेथड में क्या करते हैं कि एक व्यक्ति पर्टिकुलर हल को चलाता है और पीछे से एक व्यक्ति उस बनाए गए कुओं में गेहूं के सीड को उचित दूरी पर डालता रहता है।
कोरा मेथड में क्या कहते हैं कि जो हल होता है उसी में ही एक कुप्पी लगी होती है, उसी में हम सीड को डालते रहते हैं, वो ऑटोमेटिक अपने उचित स्थान पर गिरता रहता है। ठीक, तो ये हो गए मेथड ऑफ सोइंग मेथड, इसके वीट के। पहला बिहाइंड द रो या हल के पीछे कुओं में बुआई करना। सेकंड बाई सीड ड्रिल या सीड ड्रिल मशीन के द्वारा गेहूं बुआई करना। थर्ड है ड्रिलिंग मेथड या डिबलर से गेहूं बुआई करना। और फोर्थ है ब्रॉडकास्टिंग मेथड या छिड़काव विधि से गेहूं बुआई करना। जो सबसे फेमस मेथड है वो है ब्रॉडकास्टिंग मेथड या छिड़काव विधि। ठीक, ये हो गया हमारा सोइंग मेथड इन वीट या गेहूं की बुआई। ठीक, सोइंग मेथड या बुआई की विधियों के बाद अब हम बात करेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक, अगला है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर से पहले हम ध्यान बात करेंगे सीड स्पेसिंग या प्लांट स्पेसिंग क्या रखते हैं। गेहूं की बुआई करने के लिए हमको प्लांट स्पेसिंग या सीड स्पेसिंग कितनी दूरी पर हमको गेहूं की बुआई करना है। तो सीड स्पेसिंग में R/P या R/P मतलब रो टू प्लांट सीड स्पेसिंग रखते हैं कितना 22x10 सेंटीमीटर की, ये सीड स्पेसिंग रखते हैं गेहूं की या वीट की। और डेप्थ कितनी रखते हैं, डेप्थ जो रखते हैं वो रखते हैं 3 से 4 सेंटीमीटर। ठीक, गेहूं की जो सीड स्पेसिंग रखते हैं वो 22x10 सेंटीमीटर और डेप्थ 3 से 4 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक, खाद एवं उर्वरक। गेहूं की खेती में हमको कितना खाद या कितना उर्वरक देने की आवश्यकता होती है। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर में सबसे पहले कंपोस्ट, कंपोस्ट या गोबर की खाद। तो कंपोस्ट या गोबर की खाद कितनी डालेंगे, लगभग 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर हम कंपोस्ट या गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन कितनी डालेंगे 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस P2O5 का फास्फोरस कितने रखेंगे 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और K2O या पोटास, K2O या पोटास कितनी रखेंगे 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, इतनी मात्रा में हम खाद एवं उर्वरक का प्रयोग वीट क्रॉप्स या गेहूं की खेती में करते हैं। ठीक, सबसे पहले कंपोस्ट या गोबर की खाद 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस हमारा जो होगा 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास जो प्रयोग करेंगे वो हम कितना करेंगे 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात करें तो जो ये खाद एवं उर्वरक हम देंगे इनके देने का तरीका क्या होगा या खाद एवं उर्वरक प्रयोग करने का तरीका क्या होगा। तो खाद एवं उर्वरक प्रयोग करने के लिए आप जानते हैं कि हम कंपोस्ट या गोबर की खाद की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा जुताई के समय ही खेत में हम मिला देते हैं। नाइट्रोजन में जो शेष आधी मात्रा बचती है उसको हम बुआई के लगभग 30 से 40 दिन बाद, बुआई के लगभग 20 से 22 दिन बाद या 30 से 40 दिन बाद 2 से 3 बार में टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो न्यूट्रिएंट देने का या उर्वरक देने का तरीका क्या होगा कि गोबर की खाद की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा जुताई के समय ही हम खेत में मिला देंगे। नाइट्रोजन की शेष 1/2 मात्रा या जो आधी मात्रा हमारे पास बचती है उसको हम बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद 2 से 3 बार में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे सकते हैं। ठीक, ये हो गया गेहूं की खेती का आज तक का इतना पार्ट। इसके बाद हम बात करेंगे इरिगेशन या वीड कंट्रोल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेहूं की खेती में। लेकिन आज हम नहीं बात करेंगे, अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि गेहूं में सिंचाई कब की जाती है, कौन कौन सी अवस्थाओं में करते हैं जिससे कि गेहूं की हम उपज ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सके, उसमें खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। इसके लिए मेरा अगला वाला वीडियो आप जरूर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।